हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो में। ठीक है, आज मैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस, सभी के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, और थोड़ा आज क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं एसएससी, सीजीएल, मेंस, प्री, इन्हीं के क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है ना, मेंस लेवल के सभी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और ये जो क्वेश्चन है ये आगे पूछे जाने की संभावना अधिकतर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है इनकी, इसलिए आप वीडियो को पूरा वॉच जरूर करिएगा। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु नहीं है तो ऑप्शन नंबर इसमें आएगा सोडियम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों मैं आप सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्षारीय मृदा धातु कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें जो 6 तत्व है, ठीक है, हमारे आवर्त सारणी के जो 6 तत्व है उन्हीं को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, और इन 6 के नाम आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले आता है बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम भी एक क्षारीय मृदा धातु है। ठीक है, एक आता है मैग्नीशियम Mg, एक आता है कैल्शियम Ca, एक आता है स्ट्रोंशियम यानी Sr। ठीक है, एक आता है रेडियम यानी Ra। ठीक है, एक आता है बेरियम यानी कि यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़ा, बेरियम यानी Ba। ठीक है, बेरियम तो 6 हो गए, गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 तत्व कौन से होते हैं? ये होते हैं क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर सी होगा। सोडियम इसमें है नहीं तो सोडियम में इसका आंसर होगा। ठीक है, सोडियम के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लीजिए आप। जो सोडियम है ना, ये क्षारीय मृदा धातु नहीं है, ओनली क्षारीय धातु है। ओनली क्या है? क्षारीय धातु है बस। ठीक है, ओनली क्षारीय धातु है सोडियम बस। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो आज का अगला क्वेश्चन है वो है ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्बन के अपरूप के संबंध में असंगत शब्द की पहचान करनी है। ठीक है, तो आपको पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कार्बन के अपरूप की जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपरूप को एक्सप्लेन करते हैं कि अपरूप होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों जो कार्बन होता है ना, वो प्रकृति में अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है ना, अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? अपरूप बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं। तो हीरा, एक हीरा होता है, एक ग्रेफाइट होता है। ठीक है, ग्रेफाइट होता है, एक बकमिंस्टर फुलरिन होता है। ठीक है, एक होता है चारकोल। ठीक है, चारकोल। ठीक है, चारकोल, ये चार होते हैं ना। ये चारों कौन से होते हैं? कार्बन के अपरूप। एक तो हीरा हो गया, एक ग्रेफाइट हो गया, एक चारकोल हो गया और एक बकमिंस्टर फुलरिन हो गया। ठीक है, तो असंगत शब्द कौन सा हुआ इसमें? टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन कार्बन का अपरूप नहीं है। ठीक है, टंगस्टन के बारे में आप थोड़ी बहुत जानकारी ले लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ टंगस्टन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले पूछा जाता है कि टंगस्टन का प्रतीक कौन सा होता है, तो कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, ये जो डब्ल्यू होता है ये टंगस्टन का प्रतीक होता है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक भी आपको याद रखना है, जो होता है 74। ठीक है, 74 परमाणु क्रमांक होता है टंगस्टन का। दोस्तों आपको याद होगा कि टंगस्टन का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो बल्ब के जो फिलामेंट होते हैं ना, जो बल्ब होता है हमारे घर में, जो उसका फिलामेंट होता है उसको बनाने में टंगस्टन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो आज का अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, ठीक है, परमाणु क्रमांक को निरूपित करने के लिए हेनरी मोजले ने किस प्रतीक का उपयोग किया था? ठीक है, क्वेश्चन एक बार और मैं पढ़ देता हूँ। परमाणु क्रमांक को निरूपित करने के लिए हेनरी मोजले ने किस प्रतीक का उपयोग किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, जेड का। ठीक है, जेड का, ये जो जेड है ये परमाणु क्रमांक को निरूपित करने की इकाई होती है, यानी प्रतीक होता है जेड। ठीक है, और इसको किसने दिया था? तो हेनरी मोजले ने। ठीक है ना, याद रखना, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो आज का अगला क्वेश्चन है वो है, क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्न में से कौन सा क्रम सही है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको क्षारीय मृदा धातु पढ़ाई थी। ठीक है ना, तो उसको उसके परमाणु क्रमांक के अनुसार सेट करना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, ये याद रखना है, 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया था आपको, जैसे बी ई है ना, तो इसका होता है बेरिलियम। ठीक है, ये होता है बेरिलियम। ठीक है, ये होता है मैग्नीशियम। ये ऐसा याद रखना है आपको। ठीक है, तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, अगर उसको आपको दिक्कत आ रही है तो पीछे जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जो आज का अगला क्वेश्चन है वो है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीजीएल में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है ना, सीजीएल में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये, पीने के पानी की बोतल। ठीक है, जो पीने की जो पानी की बोतल होती है और कई अन्य घरेलू सामान बनाने में प्रयुक्त होने वाली कठोर प्लास्टिक में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है? ठीक है ना, तो आपसे पूछा गया है, जो पीने की जो पानी की बोतल होती है
जो उसमें प्लास्टिक, जो कठोर प्लास्टिक यूज होती है, उसमें कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है, ठीक है ना। तो याद रखना बिस्फिनोल ए, ठीक है, बिस्फिनोल ए मौजूद होता है उसके अंदर, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना, बिस्फिनोल ए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है वो है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रसायनों में मेथिल क्लोराइड के रासायनिक सूत्र की पहचान करनी है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मेथिल क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CH3Cl, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, CH3Cl, ठीक है, ये होता है मेथिल क्लोराइड का रासायनिक सूत्र, ठीक है। आपको इनके बारे में भी याद रखना है, ऑप्शन के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है, जिससे याद रहेगा। जो CH4 है ये इसको बोलते हैं मेथेन, ठीक है, मेथेन, CH4 को बोलते हैं मेथेन, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। जो C2H2 है ना, इसको बोलते हैं अपन एथिन, ओके, एथिन, याद रखिएगा, नोट करते रहिए। CH4 को बोलते हैं मेथेन, C2H2 को बोलते हैं एथिन, ठीक है ना, एथिन, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और क्वेश्चन हमारा ये था ही सही कि मेथिल क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3Cl, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, जो आज का अगला क्वेश्चन है वो है, ठीक है, उस तत्व की पहचान कीजिए जिसका परमाणु क्रमांक 7 है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उस तत्व की पहचान कीजिए जिसका परमाणु क्रमांक 7 है। तो नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन के बारे में आपको याद रखना है, 7 नंबर पे आता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे, उससे पहले अगले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं ऑक्सीजन के बारे में बता देता हूँ। जो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है ना, वो होता है 8, ठीक है, ठीक है। कैल्शियम के बारे में बताता हूँ, जो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 20, ठीक है। और जो क्लोरीन के बारे में देख लीजिए, क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 17, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ग्रेनाइट के प्रमुख घटक क्या है, ठीक है, ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट के बारे में आपको याद होना चाहिए, ग्रेनाइट है क्या। तो दोस्तों जो ग्रेनाइट है ना, ये चट्टान का नाम है, ठीक है, चट्टानें जो होती है, कठोर चट्टानें जो होती है, उसी चट्टान का नाम है ग्रेनाइट, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि ग्रेनाइट के प्रमुख घटक क्या है, और ये SSC स्टेनो में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, SSC स्टेनो में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं बताता हूँ आपको, 2023 में पूछा गया था ये, ठीक है, 2023 में, सॉरी दोस्तों, 2023 में, ठीक है ना, स्टेनो में पूछा गया क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ग्रेनाइट के प्रमुख घटक क्या है। तो ग्रेनाइट के प्रमुख घटक आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, SiO2 और Al2O3। इनको बोलते क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इनको बोलते क्या, एक ये SiO2 इसको बोलते हैं सिलिका, ठीक है, सिलिका, नाम याद रखना है, नोट कर लेना। SiO2 को बोलते हैं सिलिका, मतलब सिलिके का सूत्र जो होता है सिलिका का, वो होता है Si2O2, ठीक है। Al2O3 के बारे में याद रखना, ये होता है एल्यूमिना, ठीक है, एल्यूमिना, ठीक है, एल्यूमिना होता है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो एल्यूमिना का सूत्र क्या होता है, वो होता है Al2O3, ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिकों के परिवार से संबंधित नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी आपको क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन यौगिक के परिवार का क्या क्या नाम है, कौन कौन से तत्व कार्बनिक यौगिक के परिवार में आते हैं, ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक के परिवार से संबंधित नहीं है। तो अमोनिया, ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया। जो डेकेन है, जो नोनेन है, और जो फ्यूरोन है, ये सभी कार्बनिक यौगिक के परिवार से संबंधित है, ठीक है, और जो अमोनिया है ये नहीं है, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और जो अगले क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं, ठीक है। 1784 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अपने प्रयोग की मदद से जल की संरचना की खोज किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्वेश्चन को। 1784 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अपने प्रयोग की मदद से जल की संरचना की खोज किसने की थी। तो हेनरी कैवेंडिश, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, हेनरी कैवेंडिश। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जल की संरचना की खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने की थी। और कब की थी, ये होती 1784 ईस्वी में, ठीक है ना, याद रहेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन की मैं बता देता हूँ, जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन की खोज की थी, ठीक है ना, जोसेफ प्रिस्टली ने, जो जोसेफ प्रिस्टली एक वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। कब की थी, ये की थी 1774 में, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, जो आज अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनोइड श्रेणी का सदस्य
है, ठीक है। एक्टिनोइड श्रेणी का सदस्य है कौन सा? ये जो विस्फोटक के नाम होते हैं एक्टिनोइड, ठीक है। ये एक्टिनोइड जो श्रेणी इसमें आता है ना, ये सभी विस्फोटक जितने भी होते हैं ये सभी एक्टिनोइड श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा थोरियम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, थोरियम। तो आपको मैं बता दूं जो एक्टिनोइड श्रेणी में 15 तत्व आते हैं। टोटल कितने तत्व आते हैं? 15। याद रखना 15, ठीक है ना। 15 तत्व आते हैं एक्टिनोइड श्रेणी के अंदर, ठीक है। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक के आते हैं? जो परमाणु, जैसे कि 15 तत्व तो आते हैं एक्टिनोइड श्रेणी में, 15 तत्व तो आते हैं, लेकिन इनके परमाणु क्रमांक मैं बता देता हूँ कहाँ से लेके कहाँ तक आते हैं। तो 89, ठीक है, जो परमाणु क्रमांक 89 से लेके 103, यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने भी तत्व होते हैं वो सभी एक्टिनोइड श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नाम याद रखिएगा, आ सकते हैं, और ये रेंज भी याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इनके बारे में, ठीक है। इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक याद रखिएगा 12 है, ठीक है। मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक याद रखिएगा 12, ठीक है, याद रहेगा ना, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें क्या क्या बताया मैंने? जो एक्टिनोइड श्रेणी होती है, एक्टिनोइड श्रेणी में कहाँ से कहाँ तक के तत्व आते हैं? तो नाम याद रखना है 89 से लेके 103, ये सभी तत्व कौन से होते हैं? एक्टिनोइड की श्रेणी में आते हैं। 15 तत्व आते हैं टोटल, कितने ना? 15, और इसका जो राइट आंसर होगा थोरियम, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आज का वो है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य परिरक्षक नहीं है? खाद्य परिरक्षक मतलब होता है कि मतलब जो खाने को जो लंबे टाइम तक मतलब सही रखना, उसको ख़राब होने से बचाना, तो उसमें से कौन सा नहीं है? तो अम्लराज, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा अम्लराज, ठीक है ना, याद रखना आपको, ठीक है ना। जो अम्लराज होता है जो कि सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का एक मिश्रण होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। जो ये अम्लराज होता है ना, अम्लराज ये होता है सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण होता है। और कितना मिश्रण होता है? 3:1 का रेशो होता है, ठीक है ना। और ये दोस्तों इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि ये जो मतलब गला देता है चीज़ों को, ठीक है ना, हानिकारक है बहुत ही अम्लराज, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। तो इससे खाने को सुरक्षित तो रखना असंभव ही है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? अम्लराज, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है हमारा ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। डेनियल रदरफोर्ड ने किस गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन रासायनिक रूप से अक्रिय गैस का आविष्कार किया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। डेनियल रदरफोर्ड ने किस गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन और रासायनिक रूप से अक्रिय गैस का आविष्कार किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? डेनियल रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। और जो ये नाइट्रोजन गैस होती है ना, ये एक अक्रिय गैस होती है, इसमें ना ही रंग होता है, ना ही गंध होता है, और ना ही स्वाद होता है इसमें, ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और कब की थी ये भी याद रखना है, तो 1772 ईस्वी में की थी नाइट्रोजन की खोज डेनियल रदरफोर्ड ने, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और जो आज का अगला क्वेश्चन है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोरोन परिवार के किस तत्व का क्वथनांक उच्च होता है? ठीक है ना, बोरोन परिवार का आपसे पूछा गया है। बोरोन परिवार के किस तत्व का क्वथनांक उच्च होता है जो उसे अन्य तापमान को रिकॉर्ड करने के लिए आदर्श बनाता है, ठीक है, जिस पर थर्मामीटर भी काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बोरोन परिवार के उस सदस्य का नाम बताना है जिसका मतलब टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है, टेम्परेचर रिकॉर्ड करने की जो क्षमता होती है ना वो हाई होता है, और उस पर जो थर्मामीटर है वो भी काम नहीं करता, ठीक है। तो उस तत्व का नाम बताना है आपको, तो वो होता है गैलियम, ऑप्शन नंबर बी, गैलियम, ठीक है। तो गैलियम के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। गैलियम का परमाणु क्रम मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी गैलियम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ये नहीं गैलियम, ठीक है, गैलियम इसका राइट आंसर होगा गैलियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जो गैलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों वो होता है 31, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और मैं दोस्तों ये बताऊँ, मैं गैलियम है ना, जो गैलियम, ठीक है, इसका जो प्रयोग होता है ना, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर में क्या भरी जाती है? जो थर्मामीटर में भरी जाती है वो होती है मरकरी, ठीक है, मरकरी भरी रहती है, ठीक है। इसलिए अगर अपन को हाई टेम्परेचर नापना, किसी चीज़ का अपन को हाई टेम्परेचर नापना है ना, तो अपन को क्या करना है, थर्मामीटर में से मरकरी को निकाल के और गैलियम को भर देना है, ठीक है, इसलिए इसमें इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना। गैलियम को ऐसे नहीं कि डायरेक्ट लगा दिया कहीं जाके, थर्मामीटर में भरा जाता है गैलियम को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और जो आज का अगला क्वेश्चन है वो है
एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी CHO। ठीक है, CHO याद रहेगा। CHO जो है वो एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, OH के बारे में याद रखना एल्कोहल। ठीक है, OH के बारे में याद रखना एल्कोहल। एल्कोहल 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 का जो रासायनिक सूत्र होता है ना वो होता है OH। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जो आज का अगला क्वेश्चन है वो है, किसी वैज्ञानिक ने एक अकार्बनिक यौगिक अमोनियम सल्फेट से, अच्छा अकार्बनिक यौगिक मतलब अकार्बनिक यौगिक अमोनियम सल्फेट से एक कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्वेश्चन को। किस वैज्ञानिक ने एक अकार्बनिक यौगिक अमोनियम सल्फेट से एक कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया था? ठीक है, तो ये होता F वोहलर। ठीक है, F वोहलर ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा F वोहलर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जो आज अगला क्वेश्चन है वो है, दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो लेड नाइट्रेट की अपघटन अभिक्रिया का एक उत्पादक नहीं है। ठीक है, आपको बताना है, मतलब कहने मतलब ये है कि जब लेड नाइट्रेट है इसका अपघटन किया जाता है तो उस अभिक्रिया में जो उत्पाद है नहीं है वो बताना है आपको। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता ये बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, जब लेड नाइट की जब अभिक्रिया कराई जाती है, मतलब लेड नाइट को जब गर्म किया जाता है तो क्या क्या बनता है आपको पता होना चाहिए। तो लेड नाइट को जब गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है इसको, ठीक है ना, हीट किया जाता है तो बनता है 2PbO। एक तो PbO बनता है, ठीक है, एक NO2 बनता है और एक O2 बनता है, याद रखना आपको। ठीक है ना, एक होता है PbO, एक होता है NO2, एक होता है O2। तो क्या क्या बना इसमें पता होना चाहिए। ऑक्सीजन बन गई, ठीक है, लेड ऑक्साइड बन गया, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गई। तो क्या नहीं बना? नाइट्रोजन नहीं बनी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, इसलिए याद रखिएगा क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। और ये थोड़ी अभिक्रिया देख लीजिएगा क्या क्या निकलता है इसमें। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलती है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड भी निकलती है, ठीक है, लेड ऑक्साइड भी बनता है इसके अंदर, ठीक है, और ऑक्सीजन भी निकलती है। ये नहीं होता नाइट्रोजन। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि जो लेड नाइट्रेट की जो अपघटन अभिक्रिया का एक उत्पाद कौन सा नहीं है, वही नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, जो बाकी ये सभी है तीनों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो है, शर्करा में मौजूद खाद्य घटक क्या होता है? ठीक है, शर्करा में मौजूद खाद्य घटक क्या होता है, मतलब खाद्य घटक क्या होता है? तो उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन था, याद रहता है सबको। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जो आज का अगला क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अष्टक सिद्धांत दिया? अष्टक सिद्धांत के बारे में बहुत पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए याद रखिएगा अष्टक नियम को। ठीक है ना, जो अष्टक नियम का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था न्यूलैंड ने। ठीक है, जॉन न्यूलैंड ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? कार्ल एंडरसन ने की थी, याद रखना, कार्ल एंडरसन ने की थी। ठीक है, कब की थी? तो 1932 में की थी पॉजिट्रॉन की खोज। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है ना, और इसी तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।